हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कांटिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज उनियाना। आज के ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो उनका एमडीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो उनका प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति से रिलेटेड है, उस पर मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। यह वीडियो आपके लिए लघुत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न पर आधारित, यानी दोनों ही पैटर्न के जो अगर क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप उनको सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम में जिस प्रकार के लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपके महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा जो परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, उसमें ये संक्षिप्त रूप में और लघुत्तरात्मक रूप में या निबंधात्मक रूप में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत का जो दोनों प्रश्न पत्र है आपके, उन दोनों प्रश्न पत्रों में आपको प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करना होता है और दोनों प्रश्न पत्रों में ये जो टॉपिक है, ये दोनों ही प्रश्न पत्रों में आपके आता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार या प्राचीन भारत का इतिहास आरंभ से लेके 1206 ईस्वी तक आपको इसका अध्ययन करना होता है। और जो दूसरा पेपर है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, उसमें भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ही आपको पढ़नी होती है। तो हम आज बात कर रहे हैं गुप्त युग में जो सांस्कृतिक विकास हुआ, जो सांस्कृतिक विकास की यात्रा हुई, और इसी कारण संभवतः हमारे भारतीय इतिहासकारों ने इस काल को एक स्वर्ण काल की संज्ञा से विभूषित किया है। गुप्त काल आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत का एक समृद्ध राजवंशों का काल रहा है और इस काल के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व विकास और अभूतपूर्व उन्नति हुई, उसी उन्नति का परिणाम था कि भारतीय इतिहासकारों ने इस काल को प्राचीन राजवंशों के काल में एक स्वर्ण काल की उपमा देकर इस काल को विभूषित किया है। गुप्त युग शांति, समृद्धि एवं चतुर्मुखी विकास का युग था। कुछ इतिहासकारों ने या कुछ इतिहासविदों ने इस युग की तुलना ऑगस्टन युग तथा पेरिक्लिन युग से की है। यानी इस काल में ऐसी क्या विशेषताएं रही कि हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे स्थापत्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व विकास और उन्नति इस काल में देखने को मिलती है। इसी कारण इस काल को इतिहासविदों ने स्वर्ण काल की उपमा देकर इसको विभूषित किया है। गुप्त काल में कला, विज्ञान, साहित्य, वास्तुकला, चिकित्सा, इन सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ और इसी का परिणाम था कि यह काल एक समृद्धि का काल बना और इतिहासकारों ने इसे स्वर्ण युग के नाम से विभूषित कर इतिहास में स्थान दिया, इतिहास में इसको दर्जा दिया। गुप्त काल में जितने भी गुप्त शासक हुए, इन गुप्त शासकों ने अपने अपने कार्यकाल के दौरान प्रशासन को चलाते हुए जो उनके दायित्व थे, उन दायित्वों का भली भांति निर्वहन किया। साम्राज्य विस्तार भी हुआ। प्रशासन के अंतर्गत कई सारे जो परिवर्तन इनके द्वारा किए गए और साथ ही जो तत्कालीन समय में जो धर्म था, उस धर्म के प्रति भी या वैष्णव धर्म को मानते हुए भी इन्होंने अन्य धर्मों के प्रति एक सहिष्णु दृष्टिकोण रखा और इसी का परिणाम था कि गुप्त काल के अंतर्गत हम धर्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में जो विकास इस काल में हुआ वो अभूतपूर्व था। अगर हम गुप्तकालीन प्रशासन की बात करें तो गुप्त काल का जो प्रशासन था उसमें राजा या सम्राट का जो पद होता था, वह राजा सभी शक्तियों का स्वामी या प्रधान सेवक हम उसको कह सकते हैं। और राजा जो प्रशासन को संचालित करता था उसमें वो अपने मंत्रियों की मुख्य सहायता लिया करता था और राजा का जो प्रशासन था या जो राजा शासन करता था, उसका राजा का शासन धर्मानुकूल था, अर्थात धर्म पर आधारित होकर वह शासन किया करता था। गुप्तकालीन प्रशासन में जो महामंत्री, महाबालाधिकृत
महादंडनायक महाप्रतिहार संधि विग्रहिका कुमार मात्य नामक जो प्रमुख अधिकारी थे वो राजा के मुख्य सहयोगी होते थे। इस समय जो राज्य की मुख्य आय का स्रोत था वो भूमिकर था, यानी राजस्व से जो आय होती थी वो आय का मुख्य साधन हुआ करता था। गुप्त काल में जो कर प्रचलित थे उन करों की संख्या 18 थी। संपूर्ण जो गुप्तकालीन साम्राज्य था उस साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था और इसके जो अधिकारी थे उसको उपरिक कहा जाता था। प्रांत विषय मंडल एवं भोग में विभक्त थे। ग्राम जो था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। विषय का जो अधिकारी होता था उसको विषयपति कहा जाता था, जिसकी सहायता कुमार मात्य व आयुक्त किया करते थे। जिले के शासक को दंडिक एवं दंडपासिक कुलक इत्यादि उनका सहयोग दिया करते थे। इस प्रकार ये जो प्रशासन था वो प्रशासन प्रांतों, जिलों में और ग्रामीण स्तर पर विभक्त किया गया था और इसके अंतर्गत सभी जो अधिकारी थे जिनका स्तर ग्रामीण स्तर पर या नगरीय स्तर पर या जिले स्तर पर किया गया था वो अपने अपने दायित्वों को पूरा कर और राजा को सहयोग प्रदान किया करते थे। इस प्रकार गुप्तकालीन जो प्रशासन था वो इस प्रकार संपादित था। इसके अलावा अगर हम बात करें गुप्त काल के विषय में, खासकर सैन्य विभाग के, आप सभी जानते हैं कि बिना सैन्य व्यवस्था के या बिना सैन्य आधार के किसी भी राजतंत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता। राजतंत्र का जो मूल आधार होता है वो सेना होती है। सैनिक व्यवस्था के बूते पर ही एक शासक, एक राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और यही व्यवस्था हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है। केंद्र में जो मुख्य विभाग जो था वो सैन्य विभाग था। संधि विग्रहक नामक जो अधिकारी था वो सेना का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। इसे संधि करने और युद्ध करने का अधिकार भी प्रदान किया गया था। सेना में महासेनापति अथवा महादंडनायक, बलाधिकृत अर्थात सैनिकों को नियुक्त करने वाला जो अधिकारी था वो, और रण भंडागारिक नामक जो अधिकारी था अर्थात सैनिक सामानों जो सैन्य को व्यवस्था में जो अस्त्र शस्त्र उनको दिए जाते थे उनका अधिकारी ये हुआ करता था। भट्टशोपति अर्थात पैदल एवं घुड़सवार सेनाओं का जो अध्यक्ष होता था उसको कहा जाता था। और जो सेना का जो कार्यालय होता था उस कार्यालय को बलाधिकरण कहा जाता था। इस प्रकार जो गुप्त काल में जो सैन्य व्यवस्था थी या सैन्य व्यवस्था के जो अधिकारी थे वो इस प्रकार साम्राज्य में नियुक्त थे और उनके दायित्व शस्त्र से लेकर सैनिकों की भर्ती से लेकर अलग अलग सुनिश्चित किए गए थे। इस प्रकार गुप्त काल में जो सेना थी वो अश्व सेना, हस्ती सेना, पैदल सेना, रथ सेना इत्यादि में विभाजित की गई थी। अगर हम गुप्त काल के प्रशासन, जुडिशियल सिस्टम की बात करें या न्याय व्यवस्था की बात करें, किस प्रकार न्याय विभाग वहाँ पर संचालित था। गुप्त काल में जो न्याय की व्यवस्था थी वो एक उच्च कोटि की और श्रेष्ठ स्तर की व्यवस्था थी। दंड व्यवस्था तत्कालीन समय में कठोर नहीं थी। किसी को भी मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान नहीं था। देश द्रोह करने पर या चोरी करने पर उसका हाथ काट दिया जाता था, अर्थात अंग भंग करने की जो दंड व्यवस्था है वो हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है। न्याय से लेकर जितने भी जो अधिकार थे उसमें राजा के पास में सभी अधिकार उसके पास सुरक्षित थे, यानी न्याय व्यवस्था का प्रधान जो निर्णय करने वाले अधिकारी होता था वो राजा स्वयं होता था। राजा का निर्णय अंतिम एवं सर्वोच्च और सर्वमान्य हुआ करता था। नारद स्मृति में गुप्त युग में 4 प्रकार के न्यायालयों का हमें उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला न्यायालय कुल न्यायालय, दूसरा श्रेणी न्यायालय, तीसरा गुण न्यायालय और चौथा राजकीय न्यायालय था। इस प्रकार ये जो 4 न्यायालय का प्रकार हमें जो प्राचीन नारद स्मृति में मिलता है न्याय व्यवस्था के संदर्भ में, ये अपने आप में विशेष व्यवस्था न्याय के समय की गई थी। अगर हम गुप्त काल में उद्योग धंधों की बात करें तो उद्योग धंधे जो थे वो उनकी स्थिति काफ़ी संतोषजनक थी।
कई प्रकार के राज्य में उद्योग संचालित थे, जिसमें लौह उद्योग, स्वर्ण उद्योग, वस्त्र उद्योग इत्यादि कई सारे उद्योग प्रचलित थे। गुजरात, बंगाल तथा तमिल देश जो थे वो वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र भी जो है वो उत्कृष्ट लौह कला के लिए प्रसिद्ध था और लौह उद्योग गुप्त काल में काफ़ी तरक्की पर था, काफ़ी विकास इस व्यवसाय ने किया था। इस प्रकार जो गुप्त काल में जो वैभवता हमें देखने को मिलती है, खासकर उद्योग धंधों के क्षेत्र में, वो अपने आप में अभूतपूर्व थी। इसी प्रकार अगर हम व्यापार की बात करें तो इस काल के अंतर्गत जो व्यापार किया जाता था वो व्यापार भी काफ़ी उन्नत अवस्था में था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुप्त काल में व्यापार का संचालन होता था। व्यापार जिन मार्गों से किया जाता था उसमें जल मार्ग और थल मार्ग मुख्य थे। गुप्त काल में पेशावर, भड़ोच, उज्जैनी, वाराणसी, प्रयाग, पाटलिपुत्र, मथुरा, ताम्रलिप्ति तथा वैशाली इत्यादि प्रमुख व्यापार के केंद्र थे, जहां पर स्थल मार्ग से व्यापार का संचालन होता था। अगर हम विदेशी व्यापार की बात करें तो पश्चिम एशिया, चीन तथा तिब्बत के साथ में स्थल मार्ग से व्यापार होता था तथा मिस्र, रोम, फारस एवं यूनान इत्यादि के साथ में गुप्त काल में व्यापारिक संबंध इन देशों के साथ में, विदेशों के साथ में उनके स्थापित थे। इस प्रकार जो गुप्त काल में जो व्यापार और वाणिज्य की स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। व्यापार में बहुमूल्य रत्न, सूती वस्त्र, मसाले, सुगंधित तेल, उपटन पाउडर, इत्र, आभूषण इत्यादि का यहाँ से हम निर्यात किया करते थे तथा सोना, चांदी, तांबा, टीन, रेशम, कपूर, खजूर तथा अश्वों का अर्थात घोड़ों का विदेशों से आयात किया जाता था। इस प्रकार जो गुप्त काल में जो व्यापारिक वस्तुओं का जो आदान प्रदान, आयात निर्यात की जो व्यवस्थाएं थी वो आंतरिक स्तर पर और बाह्य स्तर पर दोनों पर ही इन वस्तुओं की व्यवस्था संचालित की गई थी। गुप्त काल में अगर हम कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर, जहाँ से राज्य को एक बहुत बड़ा सोर्स या बहुत बड़ा स्रोत हमें मिलता है, तो कृषि की व्यवस्था में भी काफ़ी गुप्त काल में उन्नति हुई थी। गुप्त काल में गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, कपास और नील, जूट, तिलहन, फल इत्यादि की जो है विभिन्न प्रकार की खेती की जाती थी और विभिन्न प्रकार के जो यहाँ के मसाले थे, जिसमें काली मिर्च, लौंग इत्यादि की जो है गरम मसाले की भी खेती यहाँ पर की जाती थी। इस प्रकार गुप्त काल के अंतर्गत जो कृषि की स्थिति थी वो कृषि की स्थिति भी काफ़ी मजबूत थी या समृद्ध थी। अगर हम कला की बात करें, जिसके बूते पर या कला के क्षेत्र में गुप्त काल को जो अभूतपूर्व विकास इस क्षेत्र में हमें विशेष देखने को मिलता है, क्योंकि बौद्ध मंदिरों का, बौद्ध मूर्तियों का विभिन्न शैलियों में चाहे वो निर्माण हुआ और उसमें हम गांधार कला का, मथुरा कला का, ये सब हम उन स्थापत्य के नमूनों में तात्कालीन समय की जो शैलियाँ थी उनमें हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो गुप्त काल में जो कला का अभूतपूर्व विकास हुआ, उस विकास के अंतर्गत अगर हम बात करें तो चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, संगीत एवं नाट्य कला तथा मुद्रा कला के क्षेत्र में इस समय काफ़ी विकास हुआ था। सबसे पहले हम बात करेंगे मूर्ति कला की। गुप्त काल में जो मूर्तियां बनाई गई वो मूर्तियां अपने आप में विशिष्ट हैं और स्थापत्य की कला के अंतर्गत जो बारीकियां हमें गुप्त काल की मूर्तियों में देखने को मिलती है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुप्त काल में के अंतर्गत जो मूर्तियां का निर्माण हुआ, उन मूर्तियों में भारतीय कला अपने आप में विशुद्ध रूप से उभर कर सामने आई और इसी भारतीय कला में कई प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण भी हमें इस काल में देखने को मिलता है। इन देवताओं में जिन मूर्तियों
का निर्माण किया गया। उनमें विष्णु, शिव, पार्वती, ब्रह्मा तथा बुद्ध की जो मूर्तियां थी वो मूर्तियां प्रमुख मूर्तियां थी। इसी प्रकार अगर जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म की मूर्तियों का भी कई निर्माण इस काल में हमें देखने को मिलता है। देव मूर्तियों में जो अलंकृत प्रभामंडल, झीले वस्त्र, मुद्रा तथा आसन कला की दृष्टि से प्रशंसनीय इस काल की मूर्तियां हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है। गुप्त काल के स्थापत्य कला की इन विशिष्टताओं का प्रदर्शन करने में अगर हम उदाहरण के रूप में लें तो सारनाथ की जो बुद्ध मूर्ति है, मथुरा की वर्धमान मूर्ति है, महावीर की मूर्ति और विदिशा की जो वराह अवतार की मूर्ति है, वो अपने आप में विशिष्ट और अलंकरण युक्त प्रतिमाएं हैं जो हमें तत्कालीन समय की जो स्थापत्य कला के बारे में हमें अवगत कराती हैं। इसी प्रकार अगर हम चित्रकला की बात करें तो गुप्त काल में जो चित्रकला का विकास था वो विकास भी काफ़ी परम सीमा पर हमें इस काल में देखने को मिलता है। चित्रकला में जो चित्र उकेरे गए उन चित्रों में जो स्वाभाविकता, जो लावण्यता, जो सजीवता हमें इस काल में देखने को मिलती है वो किसी भी काल में हमें देखने को नहीं मिलती। इस युग की जो चित्रकला थी उस चित्रकला में अजंता की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं के चित्र इस युग के समृद्ध और सर्वोत्तम उदाहरण हमारे सामने इस काल को लेकर आते हैं। और इसी प्रकार जो पशु पक्षियों के चित्र, पेड़ की आकृतियों के चित्र, फूल पत्तियों के चित्र भी हमें इस काल की विशिष्टता को लेकर हमें वो अवगत कराते हैं। इसी प्रकार अगर हम वास्तुकला की बात करें तो वास्तुकला के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के जो मंदिर हैं, जो गुफाएं हैं, जो चैत्य हैं, जो विहार हैं, जो स्तूप हैं, जिनका निर्माण इस काल में हुआ, उन स्थापत्य या वास्तुकला की जो ये इस प्रकार के जो बनाए गए वो अपने आप में सर्वोत्तम है। वास्तुकला के में जो प्रयुक्त सामग्री होती थी वो पत्थर तथा पक्की ईंटों का इनमें प्रयोग किया जाता था। झांसी स्थित जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वह मंदिर अपने आप में विशिष्ट है। इसी प्रकार से जो कानपुर का जो भीतर गांव का जो मंदिर है वो भी स्थापत्य कला में जो वास्तुकला को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर माना गया है। नागौर का जो शिव मंदिर है वो भी एक वास्तुकला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट कला का एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अगर हम कला के अन्य पक्ष की बात करें जिसमें संगीत एवं नाट्य कला की अगर हम बात करें तो संगीत और नाट्य कला में भी गुप्त काल में हमें पर्याप्त और अभूतपूर्व विकास देखने को मिलता है। गुप्त शासक जो थे उनको संगीत का चाव था, संगीत की रुचि थी और इसी कारण उन्होंने संगीत को के प्रोत्साहन के लिए भी उन्हें जो राजकीय साधन उपलब्ध करवाए और ऐसे जो संगीत विशेषज्ञ थे उनको राजकीय संरक्षण भी उनके द्वारा प्रदान किया गया। तो गुप्त शासकों ने संगीत, नृत्य एवं अभिनय को प्रोत्साहन दिया। ललित कलाओं में महिलाओं को जो उनके द्वारा प्रशिक्षण की सुविधाएं उनके द्वारा दी गई। देवदासी व नगर वधुओं को इन कलाओं के लिए श्रेष्ठ जो प्रशिक्षण था उसके लिए उसके अलग प्रावधान उनके द्वारा दिए गए थे। इस प्रकार संगीत और नाट्य कला का भी गुप्त काल में अभूतपूर्व विकास हुआ। अगर हम मुद्रा के संदर्भ में बात करें या मुद्रा कला के बारे में बात करें तो गुप्त काल में मुद्रा का जो विकास था वो पर्याप्त रूप से मुद्रा अपने विकसित रूप में स्थित थी। गुप्त काल में जो निर्मित जो मुद्राएं थी वो मुद्राएं बहुमूल्य धातुओं की एवं उनका जो स्वरूप था वो आकर्षक था। मुद्राओं पर अंकित जो मूर्ति या चिन्ह थे वो आकर्षक थे और वो चित्र हमें तत्कालीन समय की समृद्धता के विषय में हमें कई प्रकार की रोचक जानकारियाँ उन चिन्हों के द्वारा हमें मिलती है। तो गुप्त काल की जो मुद्राएं हैं वो पुरातात्विक दृष्टिकोण से गुप्त काल की समृद्धता को जानने के लिए एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा साधन है जो अपने आप में विशिष्ट है। इसी प्रकार जो गुप्त काल के अंदर जो मुद्राएं मिली हैं उन मुद्राओं पर
हमें तात्कालीन समय की कई प्रकार की कलाओं की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर जो चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र एवं उनके नाम अंकित मिलते हैं, ऐसी कई मुद्राएं मिली हैं जिनमें चंद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो यह चंद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का एक पुष्ट प्रमाण हमें प्रस्तुत करती है। इस प्रकार जो गुप्त काल के अंदर जो ये मुद्राएं बनी, वो मुद्राएं विभिन्न धातुओं से निर्मित थी और मुद्राओं का जो स्वरूप था वो परिष्कृत था, मुद्राएं सुंदर थी और यही मुद्राएं जो आज पुरातात्विक रूप में हमें उस काल उस समय की स्थिति से अवगत करवाती है। ये हमारे पास में एक बहुत बड़ा पुरातात्विक स्रोत गुप्त काल को लेकर मिलता है। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के अंतर्गत भी, विज्ञान के क्षेत्र में भी गुप्त काल में अभूतपूर्व विकास हुआ। गुप्त युग में या गुप्त काल में गणित, पदार्थ विज्ञान, धातु विज्ञान, रसायन विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास और अभूतपूर्व उन्नति हमें इस काल में देखने को मिलती है। दशमलव तथा भिन्न का जो अन्वेषण या दशमलव पद्धति और भिन्न की जो पद्धति गणित की है, उसकी खोज इसी युग में हुई थी। आर्यभट्ट इस समय का या इस काल का एक प्रमुख ज्योतिषी या गणितज्ञ था, जिसके द्वारा आर्यभट्टियम नामक एक ग्रंथ लिखा गया और जिसमें आर्यभट्ट ने अंकगणित, बीजगणित तथा रेखा गणित के जो गणितीय सिद्धांत है, उन सिद्धांतों की उसके द्वारा इस ग्रंथ में चर्चा की गई है। इस प्रकार गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर इत्यादि ऐसे ज्योतिषी और ऐसे गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने इस काल में अपनी योग्यता को दिखाकर और देश को या तात्कालीन समय को तो लाभान्वित किया ही, और जिनके जो सिद्धांत या सूत्र आज भी विज्ञान का एक मजबूत आधार है। गुप्त काल में इसी प्रकार जो अन्य जो गणितज्ञ हुए या अन्य जो जिन्होंने कार्य किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त का भी नाम विशेष आता है। ब्रह्मगुप्त का जो ब्रह्म सिद्धांत जो खगोल शास्त्र को लेकर एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें खगोल शास्त्र के जो सूत्र बताए गए हैं वो अपने आप में विशिष्ट है। गुप्त काल में जो धन्वंतरी, सुश्रुत इत्यादि जिन्होंने प्रख्यात जो वेद थे, जिन्होंने चिकित्सा को लेकर, आयुर्वेद को लेकर कई प्रकार के सिद्धांत या कई प्रकार की बीमारियों के निवारण के लिए उनके द्वारा अपने अपने ग्रंथों में इनका विचार किया गया। इस प्रकार गुप्त काल के अंतर्गत हम विज्ञान के विविध क्षेत्रों में हम अभूतपूर्व विकास देखते हैं। अगर हम साहित्य की बात करें तो गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास और अभूतपूर्व उन्नति हुई। गुप्त काल में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई, जिसमें जो शिक्षा के मुख्य केंद्र थे काशी, मथुरा, नासिक, पद्मावती, उज्जैनी, अवरपुर, वल्लभी, पाटलिपुत्र और कांची, ये गुप्त काल के प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। और इन शिक्षा के केंद्रों में प्राचीन शिक्षा को संचालित किया जाता था। ये शिक्षा के केंद्रों को राजकीय संरक्षण तो प्राप्त ही था, साथ में समाज के जो समृद्ध जो धनिक वर्ग थे वो उनको सहयोग यानी आर्थिक सहयोग भी दिया करते थे। गुप्त काल में हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म इत्यादि की जो शिक्षा की जो व्यवस्था थी या इन धर्मों के जो सिद्धांतों की व्यवस्था थी वो संचालित थी। गुप्त काल में जो रामायण एवं महाभारत का जो वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिलता है, वो इसी समय रामायण और महाभारत की पूर्णावती हम देखते हैं कि इस समय ये जो प्राचीन भारत के दो महाकाव्य थे, इनको पूर्ण रूप से इस काल में लिखा गया। इसी प्रकार अगर हम साहित्य के क्षेत्र में जैसे वात्सायन का कामसूत्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र इत्यादि ग्रंथों की रचना भी इसी काल में हुई। पुराणों, नारद व बृहस्पति स्मृतियां एवं धर्मशास्त्र भी इसी काल में रचे गए। ईश्वर कृष्ण ने जो सांख्य कारिका की रचना की वो गुप्त काल में ही की।
संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कालिदास का नाम उसकी विद्वता को लेकर आता है, और कालिदास गुप्त काल का एक संस्कृत का प्रकांड पंडित और विद्वान था, जिसने जो नाटक लिखे उसमें कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम तथा इस युग में जो उसके द्वारा लिखा गया मालविकाग्नि मित्रम नामक जो ग्रंथ था, जो उसकी कृति थी, वो इस काल में ही लिखी गई। इस युग में जो संस्कृत भाषा थी, वो संस्कृत भाषा इस काल में एक राष्ट्रभाषा का दर्जा लिए हुए थी, और इसी कारण लौकिक साहित्य जो धार्मिक आधार पर रचा गया वो काफ़ी समृद्ध रूप में हमें इस काल में देखने को मिलता है। इसी प्रकार अन्य ग्रंथों में जो साहित्यिक दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, उसमें विशाखदत्त की जो मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रगुप्तम है, भट्टी का जो रावण वध है, साथ ही दंडी की जो कृति है 10 कुमार चरित्र, वो भी इसी युग में लिखे गए थे। हरिसेन, वीरसेन, कालिदास तथा विशाखदत्त आदि इस युग के प्रमुख और प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार गुप्त काल में जो साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास और अभूतपूर्व उन्नति देखने को मिलती है, वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और उसी के इन्हीं साहित्य के जो लिखे गए ग्रंथ हैं, उससे भारतीय दर्शन को, भारतीय साहित्य को, भारतीय विचारों को एक दिशा मिली। ये गुप्त काल की ही देन है। अगर हम धर्म की बात करें तो गुप्त काल में जो धर्म की स्थिति थी, उस धर्म की स्थिति में जो धार्मिक सहिष्णुता हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है, वो अन्यत्र किसी भी काल में देखने को नहीं मिलती है। प्रचलित जो धर्म था, उस धर्म में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या वैष्णव धर्म, इस प्रकार के धर्म गुप्त काल में प्रचलित थे। अधिकांश गुप्त शासक जो थे वो वैष्णव धर्म के पोषक थे, और उन्होंने वैष्णव धर्म को अपना धर्म बनाया, लेकिन जो तत्कालीन समय में जो प्रचलित अन्य धर्म थे, उन धर्मों को भी समान अवसर प्रदान किए गए। ये उनकी एक धार्मिक सहिष्णुता जो हमें इस काल में देखने को मिलती है, वो धार्मिक सहिष्णुता का एक ज्वलंत प्रमाण या एक ऐसा उदाहरण है जो हमें इस काल में देखने को मिलता है। गुप्त काल में जो धर्म का विकास हुआ, धर्म की उन्नति हुई, धर्म की तरक्की हुई, वो इस काल में सर्वाधिक रूप से हमें धर्म की तरक्की देखने को मिलती है। गुप्त काल के अंतर्गत जो गुप्त शासक थे, उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति भी उन्हें राजकीय जो सहयोग उनके द्वारा दिया जाना चाहिए था, वो उनके द्वारा दिया गया, और इसी नीति का परिणाम ये रहा कि तत्कालीन समय में जितने भी धर्म थे, उन धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ, और ये प्राचीन भारत के जो धर्म थे, ये धर्म भारत में फले फूले। इस प्रकार धर्म के क्षेत्र में भी हमें गुप्त काल में जो विकास मिलता है, वो अपने आप में अभूतपूर्व, अपने आप में विशेष है। हम गुप्त काल के अगर सामाजिक आधार की बात करें तो उसमें हम स्त्रियों की दशा, जो स्त्रियों की स्थिति थी, उस स्थिति पर हम अगर बात करें तो इस समय थोड़ा सा स्त्रियों की स्थिति जो है उसमें हमें श्रेष्ठता नहीं दिखती है। स्त्रियों को जो है वो संपत्ति का जो अधिकार था वो उनको प्राप्त नहीं था। बाल विवाह को जो प्रथा थी, बाल विवाह जो आज हमारे समाज की सबसे बड़ी सामाजिक कुरीति है, यह कुरीति का अगर हम स्वरूप देखें तो हमें इस काल में देखने को मिलता है। बाल विवाह को इस समय बढ़ावा मिला हुआ था। यद्यपि कहा जा सकता है कि शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उच्च कोटि की जो स्त्रियां थी वो शिक्षा दीक्षा लिया करती थी। इस प्रकार जो गुप्त काल में जो स्त्रियों की जो कुछ गिरावट के संकेत हमें इस काल में मिलते हैं, वो अपने आप में हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति को तो हमें बताते ही हैं, साथ ही जो वैदिक काल से लेकर जो स्त्रियों की स्थिति थी उसमें कुछ परिवर्तन के संकेत हमें इस काल में देखने को मिलते हैं। विधवा विवाह का प्रचलन इस समय बंद हो गया था। विधवाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वो अपना ब्रह्मचर्य का पालन करके हुए अपना शेष जीवन व्यतीत करें। इसी समय समाज में जो
एक सती प्रथा है, वो सती प्रथा का प्रारंभ भी इस काल में हो चुका था। सती प्रथा जो थी उसमें उच्च वंशीय लोगों तक ये प्रथा सीमित थी। इस प्रकार जो गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति थी वो स्थितियां थोड़ी सी हमें कमजोर यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आज के इस टॉपिक पर हमने बात की है गुप्त के युग में जो सांस्कृतिक विकास हुआ, उस सांस्कृतिक विकास के क्या क्या विविध क्षेत्र थे, उन विविध क्षेत्रों पर हमने चर्चा की है। एज ए निबंधात्मक रूप में आप इस वीडियो को सुनकर निबंधात्मक और लघुतरात्मक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।